नमस्कार दोस्तों। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है आज, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो बात कह रहा हूँ वो क्लियर रहे। मैथ्यूज़ नेडुम्बरा के बारे में कई बार बहुत सारे वीडियोस बनाए और लोगों का रिक्वेस्ट ये था कि हिंदी में वीडियोस बनाओ। न्यायपालिका के बारे में जो समझा रहे हो हिंदी में समझाओ। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल, ज़रूरत पड़े तो वो भी करेंगे। मेरी कोशिश है कि और लोग इस विषय पर बात करें। आज मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उतना कोई खास फर्क नहीं है। हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं, पाकिस्तानी लोगों से बहुत बेहतर है, हमारा गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बहुत बेहतर है, हमारा सिस्टम पाकिस्तानी सिस्टम से बहुत बेहतर है। तो मुझे आज ये ख्याल आया बात करते करते लोगों के साथ, वकीलों के साथ, लिटिगेंट्स के साथ, ख्याल ये आया कि पाकिस्तान में जो रोल आर्मी निभा रहा है, जो किरदार पाकिस्तान का आर्मी निभा रहा है, वही किरदार भारत में न्यायपालिका निभा रही है, यानी कि जुडिशरी निभा रही है। अब ये कैसे, तो मैं समझाता हूँ। कहने के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम आर्मी डेमोक्रेसी को ओवरटर्न कर देती है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरटर्न कर देती है, ओवरथ्रो कर देती है। कभी आर्मी कू हो जाता है, कू यानी रेवोल्यूशन हो जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी के रास्ते में जो अड़चन है, सच्ची डेमोक्रेसी के रास्ते में जो अड़चन है पाकिस्तान में, वो है आर्मी। अब आर्मी को सिविलियंस अकाउंटेबल नहीं बना सकते हैं, जवाबदार नहीं ठहरा सकते हैं। तो उनकी जो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी में हमेशा ये खामी रहेगी कि आपका जो डेमोक्रेसी है, इसमें आर्मी शामिल नहीं है, आपके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक हिस्सा नहीं है। यानी कि पाकिस्तान की जो एज अ कंट्री, एक देश के तौर से उनकी जो पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी एक टाइप की स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनालिटी है। उसमें दो टाइप की डबल पर्सनालिटी है। एक है डेमोक्रेटिक पाकिस्तान और उसके डेमोक्रेटिक लोग, और दूसरा है मार्शल रूल आर्मी के द्वारा। और ये दोनों पर्सनालिटीज आधे आधे हैं, इसलिए दोनों तरीके से पाकिस्तान को देखा जा सकता है। इट कैन बी सीन एज अ डिक्टेटरशिप एंड इट कैन बी सीन एज अ डेमोक्रेसी, और दोनों बातें सच हैं। अब आइए भारत के तरफ। तो भारत की बात ऐसी है कि भारत में आर्मी तो बड़ी डिसिप्लिन्ड है, गवर्नमेंट का पूरा काबू है आर्मी के ऊपर। ऐसे कोई नहीं कह सकता है कि आर्मी एक डिक्टेटरशिप है। लेकिन अगर हम न्यायपालिका को देखते हैं, जुडिशरी को देखते हैं, तो जुडिशरी को हम यूजुअली देखते नहीं हैं। हम जुडिशरी की तरफ देखते ही नहीं है, नज़र उठा के देखते नहीं है।
जैसे पहले के ज़माने में लोग राजा के तरफ, राजा महाराजा की तरफ नज़र उठा के देखते नहीं थे, क्योंकि अगर किसी ने नज़र उठा के राजा महाराजा की तरफ देखा तो ये लोग कहते थे नज़र नीचे कर, नज़र नीचे कर, नहीं तो आंखें फोड़ दूंगा। ठीक उसी तरह हमारी जो प्रजा है वो न्यायपालिका की तरफ, जजेस की तरफ, इवन सीनियर काउंसिल्स की तरफ फॉर दैट मैटर, नजर उठाकर देखते नहीं है, नजर नीची करके बात करते हैं। और इसलिए हमें ये सूझता भी नहीं है कि हम उन्हें जवाबदार ठहरा सकते हैं। और इसलिए हमेशा ये होता है कि न्यायपालिका, जुडिशरी जवाबदार नहीं है। इट इज अ फोर्स अनटू इटसेल्फ। वो एक ऐसी ताकत है जिसके ऊपर हमारी काबू नहीं है, लोकतंत्र की काबू नहीं है। अब आप कहोगे न्यायपालिका को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, और ये सच है, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंस के साथ साथ उसे अकाउंटेबल भी रहना चाहिए, जवाबदार भी रहना चाहिए। तो इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी का एक फाइन बैलेंस है, वो बैलेंस रहना चाहिए। तो ये पूछने का समय आ गया है कि क्या इंडिपेंडेंस तो है भाई, इंडिपेंडेंस दिख रहा है, अब वो भी एक अजीब सा इंडिपेंडेंस है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ में मैं कहता हूं कि काफ़ी साठगांठ का रिश्ता है जुडिशरी का, काफ़ी अनकंफर्टेबली क्लोज, एक इंसेस्टियस रिश्ता है। जुडिशरी का रिश्ता और जजेस का रिश्ता बड़ा अजीब सा रिश्ता है। तो रिश्तेदारी नहीं होना चाहिए, उस तरह का रिश्तेदारी होती है। तो ये फिर भी एक नज़र मारते हैं कि ये क्या है, ये किस तरह का अकाउंटेबिलिटी के बिना, पारदर्शिता के बिना, जवाबदारी के बिना जुडिशरी है हमारा। मैं ये पहले कुछ एक्सपीरियंसेस, लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे एक्सपीरियंसेस तो हैं ही, लेकिन लॉयर्स के एक्सपीरियंसेस मैं कह रहा हूँ। मैं उन लोगों के एक्सपीरियंसेस कह रहा हूँ जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जुडिशरी में गुजार ली और उनकी रोजी रोटी वहीं से कमा रहे हैं। ये लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बलबूते पे ये बातें कर रहा हूँ। तो लोगों का कहना है, वकीलों का कहना है कि जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं खास करके, उनको कायदे, कानून, प्रेसिडेंट और न्यायपालिका के जो कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, किस तरह से जजमेंट्स होने चाहिए, किस तरह से जजमेंट्स दिए जाने चाहिए, इन चीज़ों की या तो खबर है नहीं, ज्ञान नहीं है, या फिर ज्ञान होने के बावजूद ये लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं। मैं इंग्लिश में समझाऊंगा क्योंकि हिंदी में समझाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। It is the common experience
that judges, especially of High Court and Supreme Court, either are ignorant of the principles of jurisprudence and ignorant of precedents that have been set by Supreme Court, the principles that have already been decided, the fine nuances of the law, the meanings of the law, the intent of the laws. Either they are ignorant of all these, or they are deliberately throwing these principles to the winds whenever they want. जजेस की जो ये खामी है, ये बिहेवियर है, सब कुछ चला सकते हैं, सब कुछ बाकी सब कुछ चला सकते हैं, लेकिन अनजज लाइक बिहेवियर को नहीं चला सकते हैं। अगर जजेस की तरह नहीं बिहेव करेंगे, अगर जज की तरह नहीं बिहेव करता है, तो फिर वो जज नहीं है। अब ये जो सोच है, इसको तोड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसका खंडन करने वाले बहुत सारे लोग हैं, और इन लोगों की मानसिकता दो टाइप की है। एक तो ऑफ कोर्स बहुत सिंसियर और जेन्युइन लोग हैं जो कहते हैं कि कुछ तो होना चाहिए विच इज अबाउ क्रिटिसिज्म। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप हर बात को क्रिटिसाइज करोगे, हर चीज को परख के देखोगे, हर चीज के ऊपर आप शक करोगे, तो फिर देश कैसे चलेगा? भाई बात तो सच है, उसका जवाब मैं देता हूं, लेकिन ओवरऑल ये पॉइंट को तो एक्नॉलेज करना पड़ता है कि कहीं पे तो आपको देश का नींव रखना है, और देश का नींव अगर आप जज के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर रखते हो, तो फिर उसे हिलाकर तुम क्या अचीव करोगे? योर डाउट्स must stop somewhere, so let it stop at the judiciary, let it stop at the door of the judiciary। बहुत सिंसियर आर्ग्यूमेंट है और बहुत सारे लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बातों का खंडन करते हैं और बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि नहीं क्रिश, ये गलत कह रहे हो, ये गलत कर रहे हो। लोगों का जो विश्वास है, जो भरोसा है जुडिशरी में, उसे हिलाकर तुम एंटी नेशनल काम कर रहे हो, तुम देश के खिलाफ काम कर रहे हो। इस तरह से सोचने वाले लोग, जेन्युइनली सोचने वाले लोग, अच्छे लोग हैं, और मैं इन लोगों की कदर भी करता हूं, उनकी भावनाओं की कदर भी करता हूं। इनका जवाब है मेरे पास, ये जवाब बाद में दूंगा, लेकिन इनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी जो भावना है, आपका जो देश के प्रति जो प्रेम है, और प्रेम की भावना से आप मेरी बातों का खंडन कर रहे हो, तो मैं आपकी भावना को एक्नॉलेज कर रहा हूं। आप जेन्युइन हो, आपकी सोच भी जेन्युइन है, लेकिन ये सोच से काम नहीं चलेगा, ये मुझे कहना है, और बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इस बात को लेके। कुछ और लोग हैं जो मेरी बातों को क्रिटिसाइज करते हैं, और ये लोग वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ये लोग इस सिस्टम का फायदा ले रहे हैं, इस अपारदर्शिता का, इस
नॉन अकाउंटेबिलिटी का, नॉन ट्रांसपेरेंसी का फायदा उठा रहे हैं। ये जुडिशरी की आड़ में गलत काम कर रहे हैं और ये लोग भी जोर जोर से कहते हैं कि जुडिशरी को क्रिटिसाइज मत करो, जुडिशरी को डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, जजेस के कॉन्डक्ट को डिस्कस नहीं करना चाहिए। जज जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, सही करे गलत करे, उनकी हर बात को मानकर चलो, उनकी हर बात सर आंखों पर। ये एक उनका सोच है। तो ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं, और ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट की कमी नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सीनियर काउंसिल्स जो हैं, उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, देश बदलना चाहिए। बाय द वे, सीनियर मतलब डेजिग्नेटेड सीनियर्स नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 30-35 साल से या 20-25 साल से वकील हैं, वकालत किया है, बहुत सारे जजेस को देखा है, बहुत सारे जजमेंट्स को देखा है, बहुत सारे जजमेंट्स को स्टडी किया है उन्होंने। जजेस के जो बिहेवियर्स हैं, वो बिहेवियर को स्टडी किया है, और स्टडी करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर भारत को सुधारना है, अगर गवर्नमेंट को सुधारना है, अगर प्रशासन को सुधारना है, अगर भारत में कुछ भी सीधी तरीके से हो, ऐसा माहौल बनाना है, तो न्यायपालिका को सुधारना ही होगा, न्यायपालिका को रिफॉर्म करना ही होगा। वी हैव टू ब्रिंग अबाउट जुडिशियल रिफॉर्म्स। अब ये जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात आती है तो एक और बात कह दूं। जनरली स्पीकिंग, ऐसे माना जाता है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स लोग नहीं कर सकते। वी द पीपल कैन नॉट अंडरटेक जुडिशियल रिफॉर्म्स, ऐसे माना जाता है। माना जाता है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स का जो काम है, न्यायपालिका को सुधारने का जो काम है, ये काम लॉ कमीशंस पे छोड़ा जाए, ये काम एक्सपर्ट्स पे छोड़ा जाए। सोली सोराब जी और फाली नरीमन जैसे महानुभवों पे छोड़ा जाए, उनके ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं। और ये टॉपिक बहुत डीप है, और मानता हूँ ये टॉपिक बहुत ही डीप है, बहुत ही गंभीर है। जजेस का व्यवहार कैसे सुधारा जाए, न्यायपालिका का व्यवहार कैसे सुधारा जाए, जज और सीनियर काउंसिल लोगों का कि जो बर्ताव है जनता के साथ, इसे कैसे सुधारा जाए। केसेस के जो पेंडेंसीज हैं, जिसके कारण बरसों तक न्याय नहीं मिलते, किसी को भी न्याय नहीं मिलता है। तारीख पे तारीख पढ़ते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, केस आगे बढ़ते नहीं हैं, निर्णय नहीं मिलते हैं, तो एक फाइनलिटी नहीं होता है, एक क्लोजर नहीं मिलता है किसी भी केस को। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल लग जाते हैं, आदमी बूढ़ा हो जाता है, तारीख पे तारीख होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। इन
बातों को सुधारना, बदलना, बदलाव लाना इन बातों में, ये सिर्फ और सिर्फ सोली सोराबजी, फाली नरीमन और रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस और गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ कमीशन के द्वारा ही सुधारा जाएगा, ऐसे लोग मानते हैं। और मैं मानता हूं कि ये गलत है, यह एक इल्यूजन है, यह एक मृग तृष्णा है, क्योंकि इन लोगों को पड़ी नहीं है। न फाली नरीमन, न सोली सोराबजी, न किसी जज, न काटजू, मार्कंडे काटजू, न जस्टिस कर्णन, न शांति भूषण, न प्रशांत भूषण। न्यायपालिका को सुधार सकेंगे। और उनके अंदर वो आग नहीं है जिसको लेकर बदलाव आता है। बदलाव लाने की आग जो है वो सिर्फ आम आदमी, कॉमन लिटिगेंट में है। और ऑर्डिनरी लॉयर्स, कॉमन लॉयर्स, जो वो भी आम आदमी ही है। कुछ लोगों ने छोटी उम्र में लॉ का डिग्री हासिल किया होगा और कुछ लोगों ने 30, 35, 40, 45 साल के उम्र में लॉ का डिग्री हासिल किया होगा, या 50 साल, 55 साल की उम्र में लॉ का डिग्री हासिल करने वाले भी लोग हैं। और ये लोगों के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एक्सपीरियंसेस भले ही 2 या 3 या 4 साल के हों या 10 साल के हों, लेकिन वो देख पाते हैं कि न्यायपालिका में बदलाव लाने की जरूरत है। और हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि न्यायपालिका हमारे जीते जी नहीं सुधर सकता, और वो कहते हैं कि अब इसमें सुधार लाना हमारा काम नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी उम्र हो चुकी है, और अब बदलाव लाना हमारे बच्चों का काम है, 20, 25, 30 साल के जवानों का काम है। और मैं कहता हूं गलत, ये गलत बात है। ये हमारा काम है। ये 40, 45, 50 या 60 साल के लोग जो हैं, हम लोग, आवर जनरेशन, हम लाएंगे बदलाव। ये हमारा काम है। ये जो न्यायपालिका है वो हमें बदलाव न्यायपालिका में लाना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं और हमारे जो पोते हैं, उनकी जिंदगी में क्लेश ना आए, उनकी जिंदगी में न्याय का अभाव न हो, और वो जिस भारत में रहेंगे उस भारत में सचमुच डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, गणतंत्र रहे, और एक पपेट डेमोक्रेसी न रहे। आज जिस तरह से चल रहा है, भारत एक पपेट डेमोक्रेसी है, एक शैम डेमोक्रेसी है। जैसे पाकिस्तान है वैसे ही हम भी हैं। हम इस बात को देखकर खुश हो जाते हैं कि मोदी आ गया, अच्छे दिन आ जाएंगे।
और 5 साल निकल जाते हैं, 10 साल निकल जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि चलो मोदी अच्छे दिन नहीं लेकर आया, अब राहुल बाबा गरीबी हटाएगा। और फिर 5-10 साल के लिए राहुल को झेल लेते हैं, गांधी परिवार को झेल लेंगे। उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं चलो बीजेपी को एक चांस देते हैं। और हम इस मृग तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और हमारी उम्र निकल जाती है। और लेकिन देश में बदलाव नहीं आता है। ये जो देश में बदलाव जो आता है वो भले के लिए नहीं आता है। जो बदलाव आता है वो डाउनहिल बदलाव आता है। वी स्लाइड डाउनहिल। देयर इज अ लॉस ऑफ कंट्रोल, क्योंकि वी हैव नो कंट्रोल। आम आदमी का अपने भविष्य के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आम आदमी मतलब मिडिल क्लास आदमी का भी अपने भविष्य के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मेडिकल कॉलेजेस में फीस बढ़ा दिए जाएं, जो कि हो रहे हैं, ज़बरदस्त बढ़ावा होता है फीस में। जहाँ पर 7 लाख ले रहे थे वहाँ पर 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख एक ही साल में बढ़ा देते हैं। वो भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ बढ़ा देते हैं। लोग न्यायपालिका में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं, इसे रोकने के लिए नहीं रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं, मजबूर हैं वो लोग। कोर्ट में मेंटेनेंस लेने के लिए जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है, हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, मेंटेनेंस के लिए सालों साल न्यायपालिका के चक्कर काटते रहते हैं, मेंटेनेंस नहीं मिलता, उन्हें नहीं मिलता मेंटेनेंस। उनकी जिंदगी निकल जाती है गरीबी में। कहीं पे डिवोर्स केसेस, कहीं पे चाइल्ड कस्टडी के केसेस, कहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस के झूठे केसेस, 498A के झूठे केसेस चलते हैं तो चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। लोगों की उम्र निकल जाती है, उनकी सारी जिंदगी कोर्ट में चक्कर काटते 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 सड़ जाती है। उन्हें न्याय नहीं मिलता, उन्हें क्लोजर नहीं मिलता। जो लोग न्यायपालिका के विक्टिम्स हैं उन्हीं को लड़ना होगा, उन्हीं के अंदर वो आग है, लेकिन उन्हें डर छोड़ के लड़ना होगा। जब तक वो डरते रहेंगे और कहते रहेंगे, उम्मीद की झूठी आग अपने दिल में लेकर, झूठा दिया अपने दिल में लेकर चलते रहेंगे कि कल मुझे न्याय मिलेगा, अगले ऑर्डर पे मुझे न्याय मिलेगा, अगले महीने में मुझे न्याय मिलेगा। जब तक वो चलते रहेंगे, जब तक वो चलते रहेंगे और चलाते रहेंगे कि ये जज नहीं, दूसरा जज आने वाला है, दूसरा बेंच आएगा, वो मुझे न्याय दिलाएगा, दूसरा मैंने वकील बदल दिया, इस वकील से नहीं दूसरे वकील से मुझे अच्छा जजमेंट, जस्ट अच्छा ऑर्डर मिलेगा। जब तक लोग इस तरह से सोचते रहेंगे, जब तक लोग इस तरह से सोचते रहेंगे कि मेरा केस हो जाने दो, बाद में मैं न्यायपालिका के रिफॉर्म्स के लिए लड़ूंगा, कुछ नहीं बदलने वाला है, कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव लाने के लिए हमें डर छोड़ना होगा, हमें कहना होगा मेरा केस भाड़ में गया, भाड़ में गया मेरा केस, भाड़ में जाए मेरी जिंदगी, अब मैं बदलाव लाके रहूंगा। जब तक हम सर पे कफन नहीं बांध लेते, जब तक हम न्यायालय जजेस से डरते नहीं, डर नहीं छोड़ते, जब तक हम डरते रहेंगे बदलाव नहीं आएगा। और जब तक हम
नज़र झुकाकर उनसे बात करते रहेंगे, बदलाव नहीं आएगा। जजेस से नज़र मिलाना होगा, जजेस की आंखों में आंखें डालकर बात करना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि हम आपसे नहीं डरेंगे, चाहे आप हमारे केस को क्यों ना बिगाड़ दें, हम आपसे नहीं डरते। चाहे आप हमें जेल भेज दें, हम आपसे नहीं डरते। चाहे आप हमारे प्रॉपर्टीज को जब्त कर लें, आपसे नहीं डरते। आप सब कुछ कर गुजरो, आप ये सब कुछ कर दो, और उसके बाद देखो मैं क्या करता हूं आपकी। जब तक हमारे दिल में ये भावना नहीं जगेगी, तब तक इसी तरह से चलते रहेगा, इसी तरह से हम सड़ते रहेंगे एक झूठे डेमोक्रेसी में, जहां पर मोदी आए या जाए, राहुल आए या जाए, दूसरा कोई भी गवर्नमेंट आए या जाए, लेकिन यही सब चलते रहेगा जो अब तक चलते आया है। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, यही सब हमें, यानी उनका तो काम होते रहता है, क्योंकि वो सीनियर काउंसिल्स रखते हैं, उनका काम हमेशा होते रहेगा। हमारा काम कभी नहीं होगा। आम आदमी जो नौकरी करता है, न्यायपालिका उसके लिए कभी न्याय नहीं देती, उसके लिए है ही नहीं। सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीनियर काउंसिल्स को लाखों करोड़ों रुपए दे सकते हैं, सिर्फ इन्हीं के लिए है न्यायपालिका। ये न्याय बिकता है यहाँ पर। हमें हमारी जो लोकतंत्र में, लोकशाही में हम जो कहते हैं कि हम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, शाह हैं, रूलर्स हैं इस देश के, तो हमें रूलर्स की तरह बात करना होगा। हम जब तक इन लोगों को मिलॉर्ड कहते रहेंगे, सर झुकाकर ऑब्लाइज्ड मिलॉर्ड, आई क्रेव लीव मिलॉर्ड वगैरह वगैरह कहते रहेंगे, जब तक उनको राजा मानकर चलते रहेंगे, रिटायर होने के बाद भी उनके सामने सर झुकाते रहेंगे, सीनियर काउंसिल्स से डर डर के बात करते रहेंगे, हम लोकशाही नहीं हो सकते हैं, हम जेन्युइन लोकशाही नहीं हो सकते हैं। हम हिजड़े बनकर रह जाएंगे। हमें ये हिजड़ापन छोड़ना होगा, हमें हिजड़ापन छोड़ना होगा और मर्दानगी अपनाना होगा। मर्दों की तरह आंखें मिलाकर बात करना होगा जजेस से, डर छोड़ना होगा। जब हम डर छोड़ेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कदम मुमकिन होगा, और वो कदम है एक्चुअली रिफॉर्म्स लाना। रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स जोश से नहीं, होश से लाया जाएगा। लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए जो पॉलिटिकल विल चाहिए,
जो पीपल्स विल चाहिए वो होश से नहीं जोश से लाया जाएगा। हमारे अंदर वो पॉलिटिकल विल लाना है कि हम जुडिशियल रिफॉर्म्स करेंगे। मैं जुडिशियल रिफॉर्म्स लाऊंगा। हमारे अंदर वो अहंकार जगाना है, मैं जुडिशियल रिफॉर्म्स लाकर रहूंगा। मेरी लाइफ टाइम में ही नहीं, मेरी जिंदगी के समय में ही नहीं, मेरी जीती जी ही नहीं, मैं अगले 5 साल में जुडिशियल रिफॉर्म्स लाकर रहूंगा। मैं अगले 3 साल में जुडिशियल रिफॉर्म्स लाकर रहूंगा। इस तरह का अहंकार जगाना होगा, इस तरह की भावना जगानी होगी, इस तरह से का जोश जगाना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर ये जोश नहीं जागता कुछ नहीं बदल सकता, कुछ नहीं बदलेगा। ये पहली बात है, ये पहला कदम है, हमें ये करना होगा। और हम अगर ये सोचकर चलेंगे कि ब्रिटिश से जब छुटकारा पाया था भारत ने, तब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने किस तरह से काम किया था, किस तरह से बर्ताव किया था। क्या वो सोच रहे थे अरे मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे पगार का क्या होगा, कल मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी बीवी अभी मासूम है, वगैरह वगैरह। क्या वो इस तरह से सोचा करते थे? अगर वो इस तरह से सोचते तो कभी बदलाव नहीं आता। हमें उसी तरह से सोचना होगा जैसे अंग्रेजों को देश से भगाने के समय हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोचा था। उसी तरह से सोचना होगा, उसी निष्ठा के साथ में हमें काम करना होगा, उसी निडरता के साथ में हमें काम करना होगा। वो निडरता कल के लिए नहीं रखते। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कल मैं निडर बनूंगा, आज मुझे डर कर जीने दो। ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होता है काम। डर छोड़ना है तो आज छोड़ो, अभी छोड़ो। आपको बंदूक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, निडरता बंदूक से दिखाने की आवश्यकता नहीं है, निडरता हिंसा से दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अपने शब्दों से दिखाओ भाई, अपनी नजर से दिखाओ, अपने एक्शन से दिखाओ। और एक्शंस हाथापाई नहीं, हाथापाई की कोई जरूरत नहीं है। जज के सामने नजरें मिला के दिखाओ भाई, जज से ये कह के दिखाओ कि हम आपकी जो मनमानी है वो हम सहन नहीं करेंगे, तो संभल जा, ये कहकर दिखाओ। देश के लिटिगेंट्स और देश के वकील डर छोड़ देंगे, डर की जो मर्यादा है उसे तोड़ देंगे, तो ये दिखेगा, ये सुनाई देगा, जजेस को सुनाई देगा, सीनियर काउंसिल्स को सुनाई देगा, सिस्टम के रखवालों को सुनाई देगा। और बदलाव वहीं से शुरू होगा, जब उन्हें आपकी आवाज में वो बदलाव वाली चीज, वो बदलाव की गूंज सुनाई दे। आप इस तरह से सोचिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हो,
आपका काम है सोए हुए जायंट को जगाना. Your work, our work, my work is to wake the sleeping giant. The sleeping giant, सोया हुआ, क्या कहते हैं, विशाल काय, कुंभकर्ण, वो है भारत की जनता. कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है. उसे जगाओगे तो बदलाव देखो आप शुरू हो जाएगा. सिर्फ सोई हुई जनता की ज़मीर तक पहुंचना है, उसकी अंतरात्मा तक पहुंचना है, उसे डिस्टर्ब करना है, उसे जागरूक करना है, उसे प्रेरित करना है. जो हम कर सकते हैं, लेकिन प्रेरित करने के लिए भैया हमें रिस्क लेना होगा. हमें जेल जाना पड़ेगा. हमें इन लोगों का सामना करना पड़ेगा. सिस्टम का सामना करना पड़ेगा. कंटेम्प्ट करना पड़ेगा. कंटेम्प्ट करना पड़ेगा. सिविल डिसोबीडियंस करना पड़ेगा हमें. और तब तक करना पड़ेगा जब तक सोया हुआ कुंभकर्ण जाग नहीं जाता. सोई हुई जनता की ज़मीर जाग नहीं जाती. तब तक हमें करना पड़ेगा. हो सकता है 1-2 साल में जाग जाए, हो सकता है कि 5-6 साल लग जाए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये मेरे जीते जी होगी. ये काम जो है ये मेरे जीते जी होना चाहिए. जीते जी ही नहीं, मैं कहता हूं कि अगले 1 साल 2 साल में होना चाहिए. और ये हो सकता है. और आप करो ना करो, मैं करूंगा. मैं करके रहूंगा. मुझे उम्मीद है आप भी करोगे. बहुत सारे लोग हैं जो करेंगे. ये काम होगा, होके रहेगा. जय हिंद.